आपको अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा जो क्लास 12 का हिस्ट्री है, इसका चैप्टर जो है हमारा 11वां, इसका पार्ट 1 हम देखने वाले हैं। ठीक है, विद्रोही और राज, यानी कि अपना जो 1857 वाला जो चैप्टर है वो है ये। और इसमें पार्ट 1 में हम समझेंगे आधा, उसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 पे चलेंगे और इस पूरे चैप्टर को डिटेल में समझेंगे। और ये इस चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से मैप भी पूछ लिया जाता है कई बार आपसे इसी चैप्टर से। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, अच्छे से समझना है आपको सभी कुछ। तीसरी बुक है अपनी हिस्ट्री की और शुरू करते हैं। चलिए वीडियो देखिए ध्यान से, ये शुरुआत से बिल्कुल आपको करवाने वाला हूं मैं 1857 का विद्रोह। तो क्या हुआ कि 10 मई 1857 की दोपहर को मेरठ जो है, मेरठ छावनी में जो सिपाही लोग थे, सिपाही, उन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया। यानी इस 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई कहां से? आप कहोगे मेरठ छावनी से शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगर आपसे कोई ये पूछे कि ये जो विद्रोह था इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो आप कहोगे कि सिपाहियों के द्वारा की गई थी। इसकी शुरुआत भारतीय सैनिकों से बनी पैदल सेना की जो टुकड़ी थी उसके द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। जल्दी ही इसमें घुड़सवार फौज जो थी वो भी शामिल हो गई। यानी पैदल सेना ने शुरुआत की, लेकिन बाद में घुड़सवार फौज भी जो थी वो भी शामिल हो गए। और ये धीरे धीरे मेरठ से शुरुआत हुई थी और पूरे शहर तक फैल गई। शहर और आसपास के लोग जो थे वो सिपाहियों के साथ जुड़ने लगे, क्योंकि देखो ये सिपाही जो थे ये भारतीय थे और अंग्रेजों से सभी सताए हुए लोग थे। तो ऐसे में जब सिपाहियों ने विद्रोह किया तो जो आसपास के लोग थे वो भी इनको सपोर्ट करने आ गए, यानी उन्होंने भी इनको क्या कर दिया, समर्थन कर दिया। सिपाहियों ने शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। शस्त्रागार क्या होता है? एक ऐसा स्थान होता है जहां पे हथियार या फिर गोला बारूद रखा जाता हो। तो क्योंकि अब आप समझ जाओ कि अगर सिपाहियों ने हथियार और गोला बारूद जहां पे रखा जाता है उस जगह को अपने कब्जे में ले लिया, यानी कि वहां के हथियार और गोला बारूद था वो उनको मिल चुका है। अब ऐसे में वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने विद्रोह में। और अंग्रेजों को मारा जा रहा था तो अंग्रेजों को मारने में और उनको नुकसान पहुंचाने में हथियार जो थे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं वो, क्योंकि उनके हाथ लग चुके हैं। आगे देखिए क्या हुआ। इसके बाद उन्होंने अंग्रेजों पर निशाना साधा। जहां भी अंग्रेज नजर आए उनको मारना पीटना शुरू कर दिया। उनके बंगले, उनका जो साजो सामान था सब कुछ तहस नहस कर दिया गया, सब कुछ जला दिया गया। ठीक है, रिकॉर्ड के जो दफ्तर थे जहाँ पे रिकॉर्ड वगैरह रखे जाते थे, अदालतें जो थी, जो जेल, डाक खाने, सरकारी खजाने जैसी सरकारी इमारत जो थी उन सबको तबाह कर दिया गया, ये समझ लो बिल्कुल। अंधेरा हुआ, शाम हुई। ठीक है, शुरुआत देखो दोपहर से हुई है, स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था दोपहर से शुरुआत हो गई थी। अब क्या हो गई है, शाम हो गई है, रात हो गई है, अंधेरा हो गया। अंधेरा होते ही सिपाहियों का एक जत्था, यानी एक समूह, एक ग्रुप घोड़ों पर बैठा और घोड़ों पे सवार होकर दिल्ली की तरफ चल दिया। ठीक है, मेरठ से चल दिया दिल्ली की तरफ। ये जत्था 11 मई को तड़के यानी सुबह लाल किले के फाटक पर पहुंच गया। ये जो इनका ग्रुप था सिपाहियों का, जो घोड़े पे सवार होके जो दिल्ली से चले थे मेरठ की तरफ, वो सुबह 11 तारीख को सुबह सुबह बिल्कुल पहुंच गए दिल्ली। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यानी मेरठ से शुरुआत हुई और मारते पीटते काटते हुए अंग्रेज जो भी मिले उन सबको तबाह करते हुए, रिकॉर्ड, दफ्तर, अदालत सब कुछ जलाते तोड़ते फोड़ते हुए पहुंच गए ये जो विद्रोही थे, सिपाही जो थे, अगली सुबह लाल किले में यानी कि दिल्ली में। अब देखिए आगे क्या हुआ। रमजान का महीना चल रहा था और ये जो अंतिम मुगल सम्राट जो था बहादुर शाह जफर, ये नमाज पढ़कर सहरी खाकर उठे थे। तभी क्या हुआ कि इन्हें फाटक पर हल्ला सुनाई दिया। आखिर इन्होंने मतलब इन्हें लगा कि आखिर ऐसा हो क्या गया, क्यों इतना शोर हो रहा है। पता लगा, इन्होंने पता कराया तो इनको ऐसा पता लगा कि जो सिपाही थे, सिपाहियों ने इनको जानकारी दी कि हम मेरठ के सभी अंग्रेज पुरुषों को मारकर, मेरठ में जितने भी अंग्रेज पुरुष थे उन सभी को मारकर हम आए हैं। ठीक है, क्योंकि क्यों मारा है तो उसके पीछे एक कारण था। कारण ये था कि जो अंग्रेज थे वो उनको कहते थे सिपाहियों को कि जो कारतूस है उस कारतूस को दांत से खींचकर यूज करना है। यानी कारतूस जो होते थे उसको दांत से खींचकर इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, और इसमें एक अफवाह ऐसी फैलाई गई थी कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगा हुआ है, यानी कि कारतूस जो है उसमें गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगा हुआ है, उसको उन्हें मुंह से खींचना होता था।
ठीक है, उनको मजबूर किया जा रहा था। इससे हिंदू और मुस्लिम जो थे इनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया और अंग्रेज पुरुषों को मारना शुरू कर दिया। ये सारी बात उनको बताई बहादुर शाह जफर, यहाँ पे जो अंतिम मुगल सम्राट हैं। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आया। आगे देखो फिर क्या हुआ, ध्यान रखना मेरठ से शुरुआत हुई, अब ये अगली सुबह पहुंच चुके हैं दिल्ली में। अब देखो क्या हुआ, दिल्ली के अमीर लोगों पर भी हमला किया गया, उनको भी लूटा गया। दिल्ली अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर जा चुकी थी, यानी अब हर तरफ क्या था, अंग्रेजों का नियंत्रण खत्म हो चुका था। सभी तरफ सिपाही जो थे वो फैल चुके थे, सिपाहियों ने अंग्रेजों को मारना पीटना शुरू कर दिया था, खत्म करना। इन सिपाहियों की मांग थी कि जो बादशाह हैं, मुगल बादशाह, उन्हें अपना आशीर्वाद दें और उनका जो विद्रोह है वो कहीं ना कहीं उनके सिर पे अपना हाथ रख दें और उनके विद्रोह को वैधता मिल जाए। बहादुर शाह जफर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, अगर, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो सिपाही हैं ये बहुत ज़्यादा भड़के हुए हैं और इस समय में अब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि उनको मना भी कर दें। अगर मना कर दें तो पता लगे कहीं इनको भी निपटा दें। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो ऐसे में उनके पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने कहा ठीक है, सिपाहियों को साथ दिया उन्होंने। अब विद्रोह जो था वो मुगल बादशाह के नाम पर चलाया जा सकता था और इनका साथ मिल चुका था। ठीक है, इस तरीके से ये विद्रोह फैला। तो यहां पे आपने इतने टॉपिक में क्या समझा कि किस प्रकार से 10 मई, ठीक है, 1857 से स्टार्ट होता है, मेरठ में दोपहर में शुरू होता है, पैदल सैनिकों के टुकड़ी से शुरू होता है, बाद में घुड़सवार सिपाही जो थे वो शामिल होते हैं, आम लोग भी शामिल हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो शाम तक वहाँ पे खूब लूट और मारपीट करते हैं, अंग्रेजों को ख़त्म करते हैं बिल्कुल, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत अत्याचार किया था। तो उनको ख़त्म करते हुए चलते हैं और अगली सुबह यानी कि 11 मई 1857 को ये पहुँच जाते हैं दिल्ली। ठीक है, दिल्ली, और दिल्ली में फिर बहादुर शाह जफर उनका साथ देते हैं और ये पूरी की पूरी कहानी इतनी आपको यहाँ पे याद हो गई होगी। आगे देखिए विद्रोह का ढर्रा क्या था। ढर्रा का मतलब है यहाँ पे विद्रोह जो हो रहा था उसका पैटर्न क्या था, क्या किस पैटर्न पे विद्रोह चल रहा था। तो ध्यान से समझिए इस चीज को। विद्रोह की तारीख को ध्यान में से देखा जाए अगर, तो ऐसा पता लगा है कि जैसे जैसे विद्रोह की खबर एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचती गई, वैसे वैसे ही सिपाही जो थे वो हथियार उठाते गए। यानी जब विद्रोह की खबर एक शहर से दूसरे शहर पहुंची, वहां पे भी सिपाहियों ने हथियार उठाए, तीसरे शहर पहुंची, वहां पे भी सिपाहियों ने हथियार उठाए, चौथे शहर, मतलब जैसे जैसे दूसरे शहरों में पहुंचती गई खबर, सभी सिपाही जो थे इसके साथ चल दिए, यानी हथियार उठा के शामिल होते गए विद्रोह में। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी बनेगा कि सैन्य विद्रोह जो था ये आखिर हुआ कैसे। ठीक है, तो इसके पीछे देखिए, समझिए इस चीज को। तो देखो आज की तरह उस समय में टेक्नोलॉजी नहीं थी, 1857 की बात चल रही है। आज आप स्मार्टफोन के दौर में हो, व्हाट्सएप है और मैसेज वगैरह करना, वीडियो को पहुंचाना बहुत आसान हो गया, पर उस समय में ये सुविधाएं नहीं थी। तो ऐसे में फिर वो संकेत या फिर कैसे मतलब खबर पहुंच पाती थी, तो इस पे ज़्यादा ध्यान देना आपको। समझिए, सिपाहियों ने विशेष संकेत के साथ अपनी कार्यवाही शुरू करी। अब ये विशेष संकेत क्या है, तो देखिए कई जगह पे शाम को तोप का गोला दागा गया, यानी ये संकेत था कि जब तोप का गोला दागा जाए तो समझ जाना कि मतलब ये विद्रोह वगैरह जो भी था इससे रिलेटेड बातें सबको समझ में आ जानी चाहिए। तो एक ये तरीका अपनाया गया। कई जगह पे बिगुल बजाकर भी संकेत दिया गया कि भाई विद्रोह वगैरह कैसे बढ़ाना, आगे पहुंचाना है। सबसे पहले उन्होंने क्या करा, देखो पूरी प्लानिंग के तहत था। सबसे पहले उन्होंने शस्त्रागार जो थे, जहां पे शस्त्र वगैरह होते हैं, उस पे कब्जा किया ताकि उनको हथियार मिल जाए वहां से। फिर उन्होंने सरकारी खजाने को लूटा। ठीक है, उसके बाद क्या था, शस्त्रागार में जाके खजाने को लूट कर उसके बाद जेल, सरकारी खजाना, टेलीग्राफ दफ्तर, रिकॉर्ड रूम, बंगले, सरकारी इमारत, इन सब पे हमला किया। सारे रिकॉर्ड जो थे वो जला दिए गए। अंग्रेज तथा अंग्रेजों से रिलेटेड हर एक चीज और हर एक शख्स जो भी था सबको निशाना बनाया गया, सबको नष्ट करना शुरू कर दिया। हिंदुओं और मुसलमानों तथा तमाम लोगों को एकजुट करने के लिए हिंदी में, उर्दू में, फारसी में अपील जारी की गई। अपील इसलिए जारी की गई थी ताकि हिंदू मुस्लिम जहां जहां पे भी है सभी एक साथ आ जाएं। ठीक है, जो हिंदी समझते हैं वो हिंदी, जो उर्दू फारसी समझते हैं वो उर्दू फारसी से अपील जारी की गई थी। विद्रोह में आम लोग भी शामिल होने लगे, अब जनता का भी सपोर्ट मिलने लगा, जिससे हमलों का जो दायरा था वो बढ़ने लगा। पहले क्या था, पहले केवल सिपाही थे, यानी उसका दायरा कम था, लेकिन जब आम लोग भी शामिल हुए तो विद्रोह का जो दायरा था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, बढ़ने लगा। ठीक है, विद्रोहियों ने लखनऊ,
कानपुर और बरेली जैसे शहरों में साहूकार और अमीर लोगों को भी अपना निशाना बनाया। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन हो रहेगा कि चलिए अंग्रेज अत्याचार करते थे, अंग्रेजों के खिलाफ हुआ, लेकिन साहूकार और जो अमीर लोग थे इनको क्यों निशाना बनाया गया? इनको इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि ये जो साहूकार और अमीर जो थे ये भी कहीं ना कहीं उत्पीड़न करते थे किसानों का, गरीबों का। और अंग्रेज, ये जो किसान लोग होते थे ये इनको अंग्रेजों का पिट्ठू यानी अंग्रेजों का चमचा ही समझते थे। ठीक है, ये सब चल रहा था ऐसे। मई जून के महीने में अंग्रेजों के पास विद्रोहियों यानी विद्रोह को समाप्त करने का कोई जवाब नहीं था। अंग्रेज खुद अपनी जिंदगी और अपना घर बार बचाने में फंसे हुए थे, क्योंकि जहां से देखो वहीं से मौत उनके सिर पे मंडरा रही थी, खतरा था उनको। जो सिपाही थे वो बहुत भड़के हुए थे, जहां भी अंग्रेज अफसर दिख रहा था, अंग्रेज दिख रहे थे, उनको खत्म कर रहे थे। तो ऐसे में उनके पास कोई ऑप्शन तो था नहीं, मतलब तो ऐसे में वो खुद की जिंदगी और अपना घर बार बचाने में फंसे हुए थे अंग्रेज। एक ब्रिटिश अफसर ने उस समय में लिखा है, ये समझिए क्या उन्होंने लिखा है, इसको बहुत ध्यान से समझो। अंग्रेज अफसर ने यह लिखा है कि ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरफ बिखर रहा था। जो ताश के किले होते हैं उसकी तरफ बिखर रहा था, यानी चारों तरफ तबाही फैल चुकी थी, अंग्रेजों का शासन धीरे धीरे खत्म होने लगा था। ठीक है, आगे देखिए संचार के माध्यम। अब आप देखोगे कि जब ये विद्रोह हो रहा था ये मेरठ से दिल्ली और दिल्ली के बाद फिर अलग अलग जगहों पे फैलने लगा, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन तो उनके बीच में था, कम्युनिकेशन तो होता ही था, संचार तो होती ही थी। बेशक से आज की तरह व्हाट्सएप और टेलीफोन ना मतलब अवेलेबल रहे हों, इतनी सुविधाएं जितनी सुविधाएं आज के समय में है वहां पे नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन तो जरूर था। तो इसको देखिए कम्युनिकेशन जो होता था वो कैसे होता था। तो अलग अलग स्थानों पर विद्रोह का पैटर्न जो था, ढर्रा जो था वो एक समान था। इससे एक बात ये साबित हो जाती है कि कहीं ना कहीं ये जो विद्रोह था ये नियोजित था, यानी कि पहले से ही प्लान था, इसकी कुछ ना कुछ प्लानिंग जरूर की गई थी, ये नियोजित था ऐसा माना गया। अलग अलग छावनियों में यानी विभिन्न छावनियों के जो सिपाही थे इनके बीच में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था। यानी एक छावनी मान लो यहाँ पर है, दूसरी छावनी यहाँ पर है, तीसरी छावनी यहाँ पे है, चौथी छावनी है, तो इनके बीच में कम्युनिकेशन था। ये अपनी बातों को यहाँ तक और ये अपनी बातों को यहाँ तक, यानी आपस में इनकी बातें कहीं ना कहीं पहुंच जाती थी, चाहे वो कैसे भी पहुंचती हो ये पहुंचा देते थे, यानी इनके बीच में संचार जो था वो अच्छा बना हुआ था। ठीक है, एक इसका एक उदाहरण भी आप देखिए, जब 7वीं अवध इर्रेगुलर कैवलरी, ये क्या होता है, ये जो सैनिकों की जो रेजिमेंट टुकड़ियां वगैरह होती हैं उनको नाम दिए जाते हैं। तो इसने मई की शुरुआत में कारतूस के इस्तेमाल से मना कर दिया, यानी इन्होंने मना कर दिया कि भाई मई की शुरुआत में ही मना कर दिया था कि यहाँ पे जो भी सिपाही तैनात रहे होंगे कि हम भाई इन कारतूसों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने 48 नेटिव इन्फेंट्री जो थी उसको भी लिखा कि भाई हम अपने धर्म की रक्षा के लिए ये फैसला लिया है कि हम इन कारतूसों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो फिर वो इसका हुक्म का इंतजार कर रहे थे कि दूसरी जो छावनी या जो दूसरी रेजिमेंट वगैरह रही होगी सिपाहियों की, वहां से कैसा रिस्पॉन्स आता है। जैसे मान लो यहाँ पे सिपाहियों का एक समूह है, ठीक है, यहाँ के सिपाहियों ने मना कर दिया तो दूसरे सिपाहियों के समूह तक बात पहुंचाई गई, फिर ऐसे अलग पहुंचाई गई कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, हमारा धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है, हम इन चीजों को नहीं अपनाएंगे। तो ये सारी बातें थी। ठीक है, आपको ये पॉइंट आपको बिल्कुल दिमाग में अपने बिठाते हुए चलना है। आगे क्या वो देखिए समझिए। अब एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि अभी हमने पढ़ा कि प्लान था, कहीं ना कहीं मतलब योजना जरूर थी, तो फिर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि योजना कैसे बनाई गई। जो ये विद्रोह की योजनाएं बनती थी, ये योजनाएं कैसे बनाई गई थी और योजनाकार कौन थे, आखिर वो कौन लोग थे जो ये योजनाएं बनाते थे, और अगर बनाते थे तो वो योजना कैसे बनाते थे। तो चलिए इसे भी थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखो, यहां से आपको कुछ ना कुछ समझ में बहुत अच्छे से आएगा। देखो विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस जो थी, ठीक है, अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन हियरसे की पुलिस को, यानी जो पुलिस थी इसको कैप्टन हियरसे की सुरक्षा का जिम्मा दिया गया, जो कि भारतीय सिपाहियों पे था। यानी कैप्टन हियरसे जो थे एक अंग्रेज रहे होंगे, ठीक है, और इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो थी वो भारतीय सिपाहियों पे थी, क्योंकि इन्हें पता थोड़ी ना था किसी को कि भाई कभी ऐसा भी हो जाएगा कि भारतीय हमारे खिलाफ विद्रोह कर देंगे और ऐसा खतरा हो जाएगा अंग्रेजों को, वो ऐसा नहीं सोचते थे। तो ये सब इन पे जिम्मेदारी थी। अब जहां कैप्टन हियर से तैनात थे वहां 41वीं नेटिव इन्फेंट्री की तैनाती थी, ये जो रेजिमेंट थी इनकी तैनाती थी। इन्फेंट्री की दलील थी
क्योंकि वह अपने तमाम गोरे अफसरों यानी वो तमाम अंग्रेज अफसरों को जड़ से खत्म कर चुके हैं, यानी कि बिल्कुल मार चुके हैं। तो ऐसे में ये जो एक बचा हुआ है अंग्रेज कैप्टन हियर से, इसको क्यों बचाया जा रहा है, इसको भी खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, यानी कि इन्होंने कहा कि अब अवध मिलिट्री का ये फर्ज बनता है कि वो कैप्टन हियर से को भी मौत की नींद सुला दे। जब हमने सारे अंग्रेज सिपाहियों को, अंग्रेज अफसरों को मार ही दिया है, तो इस अंग्रेज को क्यों बचाया जा रहा है, इसे भी खत्म करो, मौत की नींद सुला दो या फिर इसको गिरफ्तार करो। ठीक है, 41वीं जो इन्फेंट्री थी इसके हवाले करें, ऐसा मतलब कहा गया। तो जो मिलिट्री पुलिस थी उसने दोनों दलीलें मारने से मना कर दिया, कह रहे ना तो भाई हम इसको मारेंगे, यानी ना तो हम इसकी हत्या करेंगे इस अंग्रेज अफसर की, और ना ही हम इसको गिरफ्तार करेंगे। तो ऐसे में ये समस्या आ गई कि भाई सभी को तो मार चुके हैं, फिर इसके लिए ऐसी हिदायत क्यों, और ऐसा मतलब क्यों इसके साथ किया जा रहा है, इसको भी खत्म किया जाए। तो इसके लिए अब यहां से समझो, तो अब ये तय किया गया कि इस मामले को हल करने के लिए रेजिमेंट के देसी अफसर, जो भारतीय अफसर हैं, उनकी पंचायत बुलाई जाए। तो यहां पे अभी मैंने आपको बताया ना थोड़ी देर पहले कि कहीं ना कहीं योजना तो बनाई जाती थी। ठीक है, कोई ना कोई तो ऐसा था जो योजना को बनाता था, यानी कोई ना कोई योजनाकार जरूर था। तो यहां पे देखिए जब ये मामला आया तो पंचायत बुलाने की बात की गई। अब इस पंचायत से समझ में आ जाएगा आपको कि कहीं ना कुछ प्लानिंग करने के लिए आपस में लोग जुटते जरूर थे, इकट्ठे जरूर होते थे। तो इस विद्रोह की शुरुआत के इतिहासकारों में से एक थे चार्ल्स बेल, इनका नाम है चार्ल्स बॉल, ऐसे कुछ नाम होगा इनका, इस तरीके से लिखा जाएगा चार्ल्स बॉल। ठीक है, तो ये जो चार्ल्स बॉल थे इन्होंने क्या लिखा इसे समझो। चार्ल्स बॉल जो थे वो लिखते हैं कि ये पंचायत जो थी ये रात को कानपुर सिपाही लाइनों में जुटती थी। सिपाही लाइन का मतलब आप समझते हैं, जैसे आपने पुलिस लाइन सुना होगा, पुलिस लाइन का इसका मतलब ये होता है कि कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे पुलिस वाले जो होते हैं उनके लिए वो जगह आरक्षित करी होती है, वहां पे वो रह सकते हैं, जो भी दफ्तरी काम होगा या जो भी होता होगा, रहने का होता होगा आई थिंक, तो पुलिस लाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो सिपाही जो थे वो जिस जगह पे रहते थे वो सिपाही लाइन के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे एक बात पता लगी कि ये कहते हैं कि पंचायत जो थी वो रात में होती थी, और जो कानपुर के सिपाही लाइन जो थे यहाँ पे पंचायत की जाती थी। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं फैसले जो थे वो सामूहिक रूप से लेते थे। पंचायत में एक आदमी थोड़ी होता है, वहां पे तो बहुत सारे लोग होते हैं, कई सारे लोग मिलते हैं, आपस में बात करते हैं, अपने अपने विचार रखते हैं, फिर उसके बाद सभी लोग जब सहमत होते हैं तो किसी चीज पे फैसला लेते हैं। इस तरीके से पंचायत काम करती है। तो कहीं ना कहीं ये साबित हो गया कि प्लान तो बनता था, प्लानिंग तो होती थी, और ये फैसले कहीं ना कहीं सामूहिक रूप से लिए जाते थे। तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। ठीक है, कोई ना कोई योजनाकार जरूर था। तो योजनाकार कौन था, यही रहे होंगे जो यहाँ पे कानपुर में सिपाही लाइनों में जो पंचायत करते होंगे, जो भी सिपाही वगैरह रहे होंगे या देसी अफसर जो रहे होंगे, ये कुछ ना कुछ फैसला लेते थे और वही बातें आगे चलती थी। आगे देखियो, क्योंकि जो सिपाही लाइनों में रहने वाले जो भी मतलब सिपाही लोग थे, उनकी जो लाइफस्टाइल थी, उनका जो जीवन शैली थी वो बिल्कुल एक जैसी थी, क्योंकि ज्यादातर जो लोग थे वो एक ही जाति के थे। जब एक ही जाति के लोग होते हैं तो उनके बीच कहीं ना कहीं एक लगाव होता है। आप देखते हो ना कि मतलब कहते हैं अपनी कास्ट का है, अपनी कास्ट से एक लगाव हो जाता है कि भाई ये मतलब हमारी जाति का है। तो इस तरीके से तो जो एक ही जाति के लोग होते थे यहाँ पे, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये भी अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि ये लोग जरूर इकट्ठा बैठते होंगे और भविष्य के बारे में कुछ ना कुछ तो सोचते होंगे कि भविष्य में क्या करें, कैसे करें। तो ठीक है, तो ये जो सिपाही थे कहीं ना कहीं ये फैसला लेते थे और अपने विरोध के खुद ही करता धरता थे, यानी यही इस विरोध को इन्होंने करा था, और इसकी प्लानिंग भी कहीं ना कहीं सिपाहियों के द्वारा ही की जाती थी। ये बातें आपको यहाँ से पता लग जाती हैं। तो यहाँ तक देखिए बहुत ही सिंपल है, स्टोरी की तरह आपको याद रखना है कि कैसे कैसे विद्रोह शुरू हुआ मेरठ से, फिर दिल्ली, फिर उसके बाद कैसे कैसे वो प्लानिंग होती गई, ये सारी चीजें आपको दिमाग में बिठाना है। अब देखिए ऐसे में एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आया कि जब इन्हें लगा कि विद्रोह जो है वो फैल गया, अच्छे तरीके से विद्रोह जो है वो फैल रहा है, तो इनको ये महसूस हुआ कि क्यों ना हम क्योंकि इनको पता है कि विद्रोह ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा, विद्रोह अगर ज्यादा दिन चलाना है तो कोई ना कोई अच्छा नेता होना चाहिए। ठीक है, उसके या नेता और उसके अनुयायी होने चाहिए कुछ ना कुछ, जिनका नेतृत्व में ये विद्रोह को आगे बढ़ाया जाए। तो इन्होंने सोचा, भाई प्लानिंग की कि अभी हमने बहादुर शाह जफर से जो परमिशन तो मिल चुकी है वहां से, उनको तो शामिल कर लिया हमने, अब और भी नेताओं को, क्योंकि जो ये है वो केवल मेरठ और दिल्ली तक थोड़ी ना फैलाना था, इनको देश में और भी जगह फैलाना था। तो इसलिए इनको जरूरत हुई कि हमें और भी कई सारी जगहों से नेता चाहिए और उनके अनुयायी चाहिए। तो ऐसे में इन्होंने क्या प्लान करा इसे देखिए।
देखो, अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए नेतृत्व और संगठन जरूरी थे। यानी एक अच्छा नेतृत्व होना चाहिए, एक अच्छा संगठन होना चाहिए, तभी अंग्रेजों से ये जीत सकते हैं, वरना अंग्रेज से ज्यादा दिन नहीं जीत पाएंगे। ठीक है, इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विद्रोहियों ने, यानी जो भी विद्रोही थे, उन्होंने कई बार ऐसे लोगों की शरण ली। ठीक है, ऐसे लोगों की शरण ली जो अंग्रेजों से पहले, यानी जो कभी अंग्रेज नहीं होते थे उससे पहले जो नेता की भूमिका निभाते थे, ये उनके पास चले गए कि भाई आप पहले नेता होते थे और आपके पास बहुत सारे अनुयायी होंगे, आपको बहुत सारे लोग मानते होंगे, तो हमने विद्रोह कर दिया, आप हमारे इस आंदोलन को, इस विद्रोह को अपना समर्थन दे दो और हमारा मार्गदर्शन कर दो। क्योंकि देखो, जो ये लोग होते हैं, जो नेता की भूमिका निभा चुके होते हैं, तो ये सही मार्गदर्शन भी दे पाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे गए इनके पास। तो आगे देखिए क्या क्या हुआ। तो ये इन्होंने नेतृत्व जो लिया वो किस किस का कहाँ कहाँ पे लिया। देखिए, दिल्ली में आपको पता है मुगल बादशाह बहादुर शाह के पास गए थे, ये तो आपने पहली स्लाइड में पढ़ लिया था। कानपुर में ये गए कि जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के जो उत्तराधिकारी थे नाना साहेब, इनके पास गए और इनसे कहा कि भाई हमारा नेतृत्व करो और हमने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की है। ठीक है, नाना साहेब, ये नाम आप याद रख सकते हैं। बिहार में आरा जो है वहां पे गए, वहां के स्थानीय जमींदार जो थे कुंवर सिंह, इनको कहा गया, इनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आप हमारे आंदोलन में शामिल हो और ये जो हमारा विद्रोह है इसको दिशा निर्देश दो। अवध में गए तो वहां पे नवाब जो वाजिद अली शाह थे उसके पास गए। लखनऊ में जो भी नवाब थे रहे हैं, उनका जो यंग यानी कि जो बड़ा बच्चा जो था बिजरिस कद्र, ये थोड़ा नाम आपको याद रखना है, इसके पास गए। ठीक है, आपको कई जगह पे जब आप पढ़ोगे लखनऊ का तो आपको बेगम हजरत महल भी आपको मिलेगा। ठीक है, बेगम हजरत महल भी, तो आपको ये थोड़ा सा नाम यहाँ पे याद रख सकते हो आप, इंपॉर्टेंट है। और शायद ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कहाँ पे किसने नेतृत्व संभाला था। तो इन्होंने क्या करा, नेतृत्व संभाल लिया अपने अपने क्षेत्र से। दिल्ली का इन्होंने नेतृत्व ले लिया, कानपुर का इन्होंने ले लिया, बिहार में इन्होंने नेतृत्व ले लिया। इस तरीके से ये आंदोलन जो था, शुरुआत इसकी मेरठ से हुई, ठीक है, और दिल्ली पहुंचा। उसके बाद आप देख रहे हो कि धीरे 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 वो अलग अलग स्थानों पर भी पहुंचने लगा है ये विद्रोह। अक्सर विद्रोह का संदेश जो था वो आम पुरुषों एवं महिलाओं के जरिए, ठीक है, तो कुछ स्थानों पर धार्मिक लोगों के जरिए भी फैल रहा था। जो धार्मिक धर्मगुरु रहे होंगे उस समय में, उनके जरिए भी फैल रहा था। मेरठ में कुछ ऐसी खबर आ रही थी कि वहां पे हाथी पर सवार होकर एक फकीर देखा गया है। यानी एक फकीर है जो कि हाथी पे सवार होकर आता है यहाँ पे मेरठ में, और सिपाही जो है वो उनसे मिलने जाते हैं। तो जरूर कहीं ना कहीं कुछ कम्युनिकेशन हो रहा होगा यहाँ पे भी। ठीक है, लखनऊ में अवध पर कब्जे के बाद बहुत सारे धार्मिक नेता और पैगंबर प्रचारक जो थे वो ब्रिटिश राज को खत्म करने के लिए अलग जगा रहे थे कि मतलब खत्म करना है अब हमें ब्रिटिश राज, अंग्रेजों को खत्म करना है, अब कोई अंग्रेज नहीं बचेगा, देश आजाद कराना है, इस तरीके का होने लगा था। जो धार्मिक लोग थे वो भी लोगों को कहने लगे थे कि शामिल हो जाओ इसमें। विद्रोह जो था धीरे 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 फैलने लगा, बहुत जगह पे फैल गया। अन्य स्थानों पर जो किसान थे, जो जमींदार थे, जो आदिवासी थे, उनको भी विद्रोह में उकसाते हुए कई स्थानीय नेता सामने आए। स्थानीय नेताओं ने क्या करा, उन्होंने देखा कि भाई किसान बहुत ज्यादा है, यानी जनसंख्या में किसान बहुत ज्यादा है, तो ऐसे केवल सैनिकों से और आम लोगों से काम नहीं चलेगा, किसानों को भी शामिल करो। जमींदार जो हैं ये भी सताए हुए हैं, इन्हें भी शामिल करो। आदिवासी जो है इनको भी शामिल करो, यानी इनको उकसाना शुरू करा कि आओ हमारे साथ, अंग्रेजों के खिलाफ हमें चलना है, लड़ना है। उत्तर प्रदेश का जो बड़ौत परगना है, यानी बड़ौत परगना वाला जो इलाका था, यहाँ पे गांव वालों को शाहमल नाम का एक व्यक्ति था, उसने संगठित किया। ठीक है, छोटा नागपुर में सिंहभूम नाम की जो जगह है, यहाँ पे आदिवासी काश्तकार एक था जिसका नाम था गोनू, नाम याद रखना, गोनू। इसने इलाके के जो कोल आदिवासी लोग थे, जो भी आदिवासी लोग थे, कोल जनजाति लोग थे, इनका नेतृत्व संभाला। यानी कि अब आप देख रहे हो कि भाई बहुत बड़े लेवल पे आंदोलन चल रहा है, किसान, जमींदार, आदिवासी भी शामिल हो गए हैं, गांव के लोगों को भी शामिल किया जा रहा है, आदिवासी लोगों को भी शामिल किया जा रहा है, यानी सभी को शामिल कर लिया गया और किसी तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा था। तो ये था हमारा यहाँ पे पार्ट 1। पार्ट 1 में आपने देखा कि किस प्रकार से
विद्रोह की चिंगारी जो थी वो मेरठ से शुरू हुई और धीरे धीरे फिर वो दिल्ली और फिर अन्य स्थानों पे पहुंचने लगी और फैलने लगी। अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों ने नेतृत्व संभाला और इनको जो सिपाही से शुरुआत हुई थी इसकी, पैदल सिपाही से, फिर घुड़सवार सिपाही भी शामिल हो गए, आम लोग भी शामिल हो गए, किसान भी शामिल हो गए, आदिवासी भी शामिल हो गए, हर तरह के लोग इसमें जुड़ते गए। तो ये आंदोलन जो था, इसका दायरा जो था, इसका विद्रोह का दायरा जो था, ये बढ़ने लगा। तो ये था हमारा पार्ट 1। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं पार्ट 2 में और सेकंड पार्ट में इसको और आगे बढ़ाएंगे, थर्ड पार्ट में इस तरीके से इसको पूरा खत्म करेंगे धीरे धीरे। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।